नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। कोरोना वायरस के संक्रमण पर अंकुश लगाने की खातिर दिन रात एड़ी पर खड़े सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना पॉजिटिव के साथ इससे संक्रमित और बचे लोगों के लिए हर श्रेणी की तैयारी कर रखी है। हर रोज अपनी कोर टीम के साथ बैठक करने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार की बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया कि प्रदेश में कहीं पर भी कोई भूखा ना रहे। उन्होंने कहा कि वितरण प्रणाली को लगातार बेहतर करें, जिससे ग्रामीण के साथ शहरी क्षेत्र के लोग लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें। आपको बता दें, शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के विभागों के उच्च अधिकारियों से बातचीत की, जहां उन्होंने लॉकडाउन के दौरान लोगों की भोजन की समस्या पर चर्चा की। वहीं लखनऊ में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के साथ ही कई तरह की समस्याएं बढ़ने लगी है। हॉटस्पॉट क्षेत्रों का दायरा बढ़ा तो स्थानीय लोगों की दिक्कतें भी ज्यादा हुई। इससे निपटने के लिए डीएम और जॉइंट पुलिस कमिश्नर ने गुरुवार को सदर का निरीक्षण किया। फूलबाग में रोजमर्रा का सामान मिलता रहा। आपको बता दें, फूलबाग और नजरबाग में पुलिस प्रशासन की सख्ती के कारण लोग घरों में कैद हैं। नगर निगम कर्मचारियों द्वारा पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज किया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक इलाके में करीब 1000 मकान है, जिसमें 30 से 35 दुकानें हैं जो रोजमर्रा का सामान उपलब्ध करा रही है। और इसके अलावा जिला प्रशासन की ओर से दवाई, दूध, फल और सब्जी की होम डिलीवरी हो रही है। तो वहीं नजीराबाद नया गांव में दूध और सब्जी पहुंचने में दिक्कत आ रही है। नजीराबाद के कोरोना हॉटस्पॉट नया गांव पश्चिम की तरफ जाने वाले रास्तों को सील किया गया, जहां पुलिस का पहरा है, इसीलिए कोई अंदर नहीं आ सकता। तो वहीं घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है और ऐसी हालात में यहां के बाशिंदों को कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी को लेकर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने राशन वितरण को लेकर किए गए सरकार के फैसलों की जानकारी दी। पूरे प्रदेश में जो प्रथम चरण में कार्ड से वितरण हुआ है, 3,23,87,640 राशन कार्ड से फेयर प्राइस शॉप्स के माध्यम से राशन की दुकानों से पूरे प्रदेश में वितरण हुआ है और लगभग 13 से 14 करोड़ यूनिट्स पर वितरण हुआ है। पूरे देश में सबसे बड़ा वितरण उत्तर प्रदेश में हुआ है और इसमें जो फूड ग्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो लगभग 7,45,618 मैट्रिक टन फूड ग्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। इस डिस्ट्रीब्यूशन में से फ्री डिस्ट्रीब्यूशन फूड ग्रेन का 35% है, 35.5, और पेड डिस्ट्रीब्यूशन 64.5% है, यानी 1/3 के लगभग फ्री डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ये प्रथम चरण का है। प्रथम चरण के बाद आप सबको मालूम है कि चावल का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया गया है और इस पर भी एक रिकॉर्ड जो है फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत जो है अचीव किया है। लॉकडाउन को देखते हुए लोग घरों में मौजूद हैं और पुलिस प्रशासन अपने काम में लगा है। बीती रात चेकिंग के दौरान गाजियाबाद पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी। पुलिस ने मजदूरों से भरी 2 गाड़ियों को पकड़ा, जिसमें 2 ड्राइवर समेत 15 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि गाड़ी के ड्राइवरों ने मजदूरों को बिहार छोड़ने का ठेका लिया था, लेकिन आपस में किराए को लेकर हुई कहासुनी के बाद थाना विजयनगर पुलिस मौके पर पहुंच गई और सभी पर 188 के तहत कार्रवाई कर गाड़ियों को सीज कर दिया गया।
एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना महामारी के संकट से गुजर रहा है, तो वहीं इस संकट से निजात दिलाने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश को 21 दिनों के लिए लॉकडाउन किया था। लेकिन इस खतरे को कम होता हुआ ना देख उन्होंने इस लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया। लॉकडाउन पार्ट 2 का आज तीसरा दिन है। रायबरेली की सड़कों पर इसका कितना असर देखा जा रहा है, इसी की हकीकत को परखने हमारे संवाददाता अमर प्रताप सिंह आज रायबरेली की सड़कों पर पहुंचे और वहां पर लॉकडाउन की हकीकत को जाना। एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश को लॉकडाउन किया, तो वहीं रायबरेली में भी लॉकडाउन का व्यापक असर देखा जा रहा है। रायबरेली शहर के साथ साथ रायबरेली के जो विभिन्न कस्बे हैं वहां पर भी लॉकडाउन का व्यापक असर देखा जा सकता है। हम अपने कैमरा पर्सन से कहें वो ये तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए रायबरेली के महाराजगंज कस्बे में जिस प्रकार ये खुली दुकानें रहती थी, लगातार चहल पहल रहती थी, यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इससे लॉकडाउन का यहाँ पर व्यापक असर देखा जा सकता है। लगातार लोग भी लॉकडाउन में पूरा सहयोग कर रहे हैं। हमारे साथ महाराजगंज के कुछ स्थानीय निवासी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वो इस लॉकडाउन में को किस प्रकार देखते हैं। क्या नाम है भाई साहब? शमशाद अहमद नाम है मेरा। मैं इस लॉकडाउन पे बहुत प्रभावित हूँ। मैं अपने इस महाराजगंज के कस्बे के निवासी से कहना चाहता हूँ कि वो लोग अपने घर में ही रहे और घर से बाहर ना निकले। यहाँ पे तैनात पुलिसकर्मी भी जो है वो भी सबको आदेश देते हैं, पालन करते हैं कि आप लोग अपने अपने घर में रहिए और घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि ये कोरोना का महामारी सबको चपेट में ले रही है। और इस चपेट से बचने के लिए आप लोग अपने घरों में रहिए और घर से बाहर ना निकले। मेरा महाराजगंज कस्बे निवासी से निवेदन है कि मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो लोग अपने घर में ही रहें और घर से बाहर ही ना निकले और अपना हाथ पैर जो भी है साबुन से धुलें और अपने से दूरियां बना के रखें, कम से कम 1 मीटर। यहाँ मौजूद जो नागरिक हैं उनका भी साफ कहना है कि इस बीमारी से बचने का एकमात्र तरीका साफ सफाई और डिस्टेंस बनाकर रखना ही है। कैमरा पर्सन शैलेंद्र के साथ अमर प्रताप सिंह, एनबी न्यूज, रायबरेली। जमातियों के बाद आगरा में कोरोना वायरस संक्रमण को सबसे ज्यादा फैलाने में जिम्मेदार पारस हॉस्पिटल के संचालक और मैनेजर के खिलाफ आखिरकार मुकदमा दर्ज हो गया है। कोरोना वायरस संक्रमण को आगरा समेत 10 जिलों में फैलाने वाले भगवान टॉकीज स्थित पारस हॉस्पिटल को लेकर शहरवासियों में आक्रोश था। लोग बार बार कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इस एक हॉस्पिटल की वजह से अकेले आगरा के 25 लोग संक्रमित हो चुके थे, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। हॉस्पिटल और कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने का सिलसिला 6 अप्रैल को शुरू हुआ था। एक के बाद 7 और फिर 2 दर्जन से ज्यादा लोग सिर्फ इस एक हॉस्पिटल के संपर्क में आने से कोरोना वायरस की चपेट में आ गए थे। थाना न्यू आगरा स्थित पारस हॉस्पिटल के डॉक्टर इंजय जैन और वहीं के मैनेजर इसकी यादव के हम लोगों ने मुकदमा दर्ज किया। किन धाराओं में किया गया, क्या वजह रही? इससे हमने आईपीसी की धारा 188, 269, 270 और 271 में दर्ज किया। ऐसा मुख्यतः इस कारण से है क्योंकि इसके द्वारा हम लोगों को सही आंकड़े नहीं बताए गए कि कितने लोग पिछले दिनों से जब से सील किया गया था अंदर वहाँ पे थे और किस किन जिलों से आए थे। तो संक्रमण जो है वो कई अन्य जिलों में भी पहुंचे संक्रमित लोग यहाँ से इलाज कराने के बाद। तो सही सूचना न देने और छुपाने के लिए संबंधित धाराओं में हम लोगों ने मुकदमा दर्ज किया। लॉकडाउन के बीच सरकार ने गेहूं की खरीद को शुरू कर दिया है। केंद्र प्रभारी की माने तो गेहूं खरीद केंद्रों पर किसानों के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है ताकि कोरोना वायरस बीमारी के प्रसार से बचा जा सके। बुलंदशहर की नवीन मंडी स्थित गेहूं क्रय केंद्र की यह तस्वीर है, जहां किसान गेहूं बेचने के लिए पहुंचे। बाकायदा केंद्र पर गेहूं की तुलाई करवाई जा रही है। दरअसल लॉकडाउन में किसानों को कृषि संबंधी कार्यों की मोहलत दी गई है। मोहलत मिलने के बाद किसानों का गेहूं क्रय केंद्रों पर गेहूं बेचने के लिए पहुंचना शुरू हो गया है। घाटे में गेहूं लेके आए, हमारा जो 1925 गेहूं जा रहा है। तो पिछली साल क्या रेट था और इस साल? पिछली साल 1840 था और अब की बार 1925 है। तो वैसे कितना गेहूं है आपका? करीब 40 कुंटल हो सकता है, 40 राउंड फिगर में ही बता सकते हैं, कटर से निकला। अच्छा ये बताइए, जैसे लॉकडाउन चल रहा है, सरकार ने एक मुहिम किसानों के लिए निकाली है, आप जाइए केंद्रों में जाकर अपना गेहूं बेचिए। तो सरकार के इस मुहिम से आप कितना खुश हैं और कितना गेहूं लेकर आए हो? सरकार की मुहिम से हम बहुत खुश
खुश हैं क्योंकि हमारा मंडी में इतना रेट नहीं मिल पाता और मंडी में और कम भी है और ये इस सरकार की मांग से बहुत गेहूँ कटाई के लिए किसान मिल रहे हैं आपको, मजदूर हमारे यहाँ तो सरकार ने जो है हमें ये निर्देश दिया है कि आप सैनिटाइजर अपने पास रखें, जो भी किसान आए उनका जो है सैनिटाइजर यूज करें, साथ ही में जो है साबुन और पानी का प्रबंध रखें और साथ ही जो है जो भी किसानों की सुख सुविधा है उसका पूर्ण जो है ख्याल रखें। अच्छा, गेहूं की खरीद किस रेट पर हो रही है, कब से हो रही है और अब तक कितनी हो चुकी है? गेहूँ की खरीद जो है 15 तारीख से शुरू हुई है और जो है 1925 रुपये गवर्नमेंट ने आपको बार रेट निकाला है और कल जो है 26 क्विंटल की खरीद हुई थी, आज 132 क्विंटल की खरीद अब तक हो चुकी है। अच्छा, जनपद का कितना टारगेट है? जनपद का टारगेट टोटल 1,13,000 क्विंटल। वहीं गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में लगातार सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है, तो साथ ही राशन डीलरों की ओर से लगातार अनियमितताएं सामने आ रही है। राशन लेने की लाइन में खड़े लोगों का कहना है कि सुबह से लगातार लोग लाइन में खड़े हैं और उनको राशन नहीं मिल पा रहा। लंबी लंबी लाइन और लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए गाजियाबाद पुलिस की ओर से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा सके। यहाँ पर ये इतनी लंबी भीड़ लगी, क्या मामला है? यहाँ पर सुबह से लोग लाइन लगा रखे हैं राशन के लिए और बिना लाइन का लोग राशन लेना शुरू कर दिए हैं। तो ये यहाँ सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जा रहा है, क्या कोई पुलिस वगैरह नहीं आई यहाँ पर व्यवस्था कराने के लिए? कोई पुलिस नहीं आई है। ये कब से लाइन लगी हुई है? ये 4 बजे सुबह से लाइन लगी है। 4 बजे से? हाँ, 4 बजे भोर से। यहाँ पर क्या हो रहा है? ये इतनी भीड़ लगी हुई है, सोशल डिस्टेंस का यहाँ पालन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर? लाइन में दवाई इसके राशन के लिए खड़े हैं, सारे के सारे आराम से ले रहे हैं। जैसे सोशल डिस्टेंस नहीं है, बीच में 6 फीट का अंतर होना चाहिए, मिनिमम 3 फीट का अंतर होना चाहिए, सब एक दूसरे सटे खड़े हुए हैं, भयंकर भीड़ लगी हुई है। पुलिस के द्वारा कोई व्यवस्था की गई है यहाँ पर क्या? कोई नहीं है जी, कोई नहीं। कितने बजे से ये लोग भीड़ में खड़े हुए हैं यहाँ पर? 4 बजे से लगे हुए हैं। 4 बजे से लोग खड़े हुए हैं। आप राशन लेने आए हुए हैं? हाँ जी। गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब तेल मिल कॉलोनी के निकट एक किराना स्टोर की दुकान में महिला सामान लेने के लिए आई और सामान लेने के बाद दुकान में थूक दिया। आरोप है कि महिला ने दुकानदार को थूक लगाकर नोट दिया। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस महिला को पकड़ने में कामयाब हुई। बाद में उसे जांच के लिए एम्बुलेंस से गाजियाबाद भेजा गया। प्रकरण का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। ऐसा हुआ जी कि एक लेडीज आई थी और वो सामने बाइक पे से उतरी है। बाइक वाला तो चला गया और वो यहाँ सड़क पार करके आई इधर और यहाँ आके बोली कि उनको लिम्का है क्या आपके पास 40 वाली? मैंने कहा है जी। तो उसने लिम्का लिया हमारे से। लिम्का लेने के बाद में उसने पी। आधे ज़्यादा पीने के बाद वो बोली कि इनका ये और नहीं पी जा रही मेरे से, मगर तो फेंक दीजिए। फिर उसने थोड़ा सा बलगम निकाला अपने मुंह से और उधर को थूक दिया। उसके बाद में मैंने कहा तबीयत ठीक है तुम्हारी? कहने हाँ तबीयत ठीक है। फिर जो बाकी बची थी बोतल वो उसने वहीं फेंक दी। उसके बाद में उसने पैसे निकाले, पैसे मुंह पे लगा के वो देने लगी। ऐसा एक करीब शाम को 4 बजे के आसपास एक महिला विक्षिप्त तरीके से बुर्के में थी और लोग उसको कहे कि इसको सस्पेक्टेड लग रही थी। तो क्षेत्रीय पुलिस ने मेडिकल टीम को बुला करके, एम्बुलेंस बुला करके उसको गाजियाबाद भेज दिया गया, जिसमें उसकी टेस्टिंग कराई जाएगी। वहीं झांसी के समथर कस्बा से गेहूं खरीद को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई, जहां गेहूं खरीद केंद्र और समितियों पर खरीद नहीं की जा रही, जबकि बीते दिनों मंडलायुक्त झांसी की ओर से 15 अप्रैल से गेहूं खरीदने के आदेश दिए गए थे। बावजूद इसके अभी तक खरीद शुरू नहीं हुई। किसान यूनियन के नेता ने बताया कि समथर में सरकारी गेहूं खरीद केंद्र नहीं खोले जा रहे, जिससे मजबूरी में किसान औने पौने दामों में अपनी गेहूं की फसल को स्थानीय व्यापारियों को बेच रहे हैं। तो मेरे समथर में किसी प्रकार से चालू नहीं हुआ, केंद्र बंद पड़ा हुआ है। सरकार सो रही है कुंभकर्ण की नींद, जबकि सरकार को जागना चाहिए कि हमारे किसान को अभी तक 15-20 दिन लेट हो गया है
हमारे किसान के पास में जो है पैसा भी नहीं है, क्योंकि मंडियाँ नहीं खुली हैं। तो हमारा किसान जो है चना मटर बेच देता तो पैसा आ जाता, तो वो पैसा है ही नहीं किसान के पास में, मजबूरी है, समझ लो आप। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहते हैं कि जो है तत्काल खरीद हो किसानों की और तत्काल पेमेंट डले, मैं ये चाहता हूँ। जिसकी आपने कहीं शिकायत की थी? मैंने शिकायत जो है डीडी साहब को शिकायत की जी, और जिला कृषि महोदय जी से भी कहा, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। मैंने तहसीलदार साहब से भी कहा कि लोकवाणी केंद्र को खुलवाया जाए, जिससे हमारे किसानों का पंजीकरण हो। पता चलता है कि कोई दुकान ही नहीं खुलती लोकवाणी केंद्र की, हमारा किसान जाए तो जाए कहाँ। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहते हैं कि कम से कम लोकवाणी केंद्र भी खोलें, जिससे हमारा किसान पंजीकरण कराए, और समितियाँ खोलें जिससे हमारा गेहूँ तुल सके और तत्काल हमारे किसानों का पेमेंट डले। सरकार की ओर से डाली गई सहायता राशि निकालने के लिए लोग सुबह से बैंकों के बाहर लाइन लगा रहे हैं। 500 रुपए के इस सहायता राशि को निकालते समय लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, ऊपर से कड़ी धूप अलग लोगों को परेशान कर रही है। मथुरा के राया कस्बे में सिंडिकेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक पर महिलाओं की लंबी लंबी लाइन दिखाई दी। हालांकि कल हुए एसएसपी गौरव ग्रोवर के दौरे के बाद पुलिस प्रशासन आज सख्त दिखाई दिया और पुलिसकर्मी सोशल डिस्टेंसिंग की अपील करते दिखाई दिए। आपको पता है आपका पैसा आ गया है? जी पता है, आ गया। आप ये बैंक में किस तरीके से जा रहे हो? लाइन के थ्रू एक की रसीदी के। अच्छा, सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हो? प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लॉकडाउन के चलते प्रशासन ने तमाम अच्छे कदम उठाए। खुद वाराणसी के जिलाधिकारी की देखरेख में गरीबों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। जिलाधिकारी के आदेश पर आम जनता के साथ कुछ सामाजिक संस्थाएं काम में लगी है। लगातार अलग अलग क्षेत्र में गरीबों के लिए खाने की व्यवस्था कराई जा रही है। दो 200 की आया हुआ है 200 और सूची बनी है 175 और उसके अलावा भी जो लोग ऐसे लग रहे हैं कि मतलब हमको देना चाहिए तो उन लोग भी दिलवा दिया जा रहा है। कुछ लोगों की शिकायतें ही आ रही हाँ कि हमारे पास आधार कार्ड है, जैसे एक आपके बगल सामने खड़ी है, हाँ उनका नाम लिस्ट में नहीं है, नहीं तो उनका आधार कार्ड है। हाँ, क्या वैसे लोगों को भी आप खाना राशन प्रोवाइड करवा रहे हैं? राशन उन लोगों, हम लोग के बूथ अध्यक्ष जो लगे हुए हैं, बूथ अध्यक्ष लोग मतलब मोहल्ले के लोग ही बनाकर दिए हुए हैं, हम लोग नहीं बनाए हुए हैं, वो उनके बीच के लोग ही बनाए हुए हैं लिस्ट और उन्हीं के अनुसार ये बट रहा है। राशन वितरण कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? राशन वितरण करने माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा गरीब पात्र व्यक्ति जिनको खाने का व्यवस्था नहीं है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको शासन के हिसाब से हम लोग जो सूची क्षेत्रीय लोगों से और लेखपाल महोदय के द्वारा बनाया गया है, उसी आधार पर हम लोग उनको वितरित कर रहे हैं। जो राशन वितरण कर रहे हैं आप लोग, जी, ये किसके माध्यम से मतलब आ रहा है? इसके माध्यम शासन के माध्यम से आ रहा है। जिलाधिकारी का भी सहयोग? जी, जिलाधिकारी ही है मेन चीज। हम लोग क्या है, हम लोग उनके बॉडी है जिलाधिकारी महोदय। अगर बात की जाए तो जब तक लॉकडाउन है तो क्या लगातार गरीबों की इसके बारे में जिलाधिकारी महोदय जी बता सकते हैं। हम लोग को जो दिशा निर्देश प्राप्त हुआ उसी निर्देश पर हम लोग कार्य। गर्मियां शुरू होते ही मथुरा में ठाकुरजी को शीतलता प्रदान करने के लिए फूल बंगला सजाए जाते हैं, लेकिन इस बार लॉकडाउन में जहां श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के दरवाजे बंद हैं, लेकिन मंदिर के अंदर ठाकुर जी की सेवा यथावत जारी है। गुरुवार को विश्व विख्यात वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी नोटों से सजाए गए फूल बंगले में विराजमान हुए। आपको बता दें, वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर में चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से फूल बंगला सजाए जाते हैं। इस बार लॉकडाउन के चलते ब्रज के सभी मंदिर भक्तों के लिए बंद हैं। हालांकि सेवायतों द्वारा ठाकुर जी को सेवा यथावत जारी है। गुरुवार को बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के लिए नोटों से बंगला सजाया गया।
वहीं आगरा कैंट के मुस्तफा क्वार्टर चौकी के पास कुछ समाज सेवियों ने सफाई कर्मियों का स्वागत किया। कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए सफाई कर्मी पूरे दल के साथ समय समय पर सफाई का कार्य करते हुए हर वार्ड में दिखाई दे रहे हैं, जिनका सम्मान बढ़ाने के लिए समाज सेवियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो साथ ही समाज सेवियों ने खाद्य सामग्री बांटकर और माला पहनाकर उनका स्वागत और सम्मान किया। मैं पूरी क्षेत्र की जनता का वार्ड मुस्तफा क्वार्टर की और अपने पुलिस महकमे के अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो हमें इस तरीके से सम्मान उन्होंने दिया है, और हमारे कर्मचारियों को भी। तो कैसा मतलब फील हो रहा है? हमें बहुत क्या कहते हैं, हमें बहुत ही उत्साहवर्धन हो रहा है इससे हमें, और अपने काम के लिए उत्साहवर्धन और मेहनत में, और हमारे कर्मचारियों को भी। और आगे आज बड़े हर्ष और गर्व की बात है हमारे लिए कि हमारे क्षेत्र में हमारे सफाई कर्मचारी हैं, हमारे सभी क्षेत्रवासियों ने उनका भरपूर सहयोग के साथ और उत्साह के साथ उनका हर्षवर्धन हर स्वागत किया है। और साथ में कर्मचारियों का और हमने साथ में पुलिस स्टाफ का भी, जो कि इस लॉकडाउन में हम लोगों की सुरक्षा हेतु, हम लोग स्वस्थ रहें इस हेतु अपना जीवन दांव पर लगाकर हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। और वाकई में वो सराहनीय कार्य के और उनका उत्साहवर्धन करने के लिए हम लोग उनका सहयोग करते हैं, और जहाँ भी उनकी ज़रूरत। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली द्वारा जारी एक फतवे में कहा गया कि कोरोना वायरस से मरने वालों को भी रिवाजों के अनुसार दफन करना चाहिए और उनके शरीर को अछूत नहीं माना जाना चाहिए। यह फतवा मुस्लिमों के एक वर्ग द्वारा लखनऊ में कब्रिस्तान में दफनाने से इनकार के बाद अगले दिन जारी किया गया। इस फतवे में कहा गया कि दिवंगत को अंतिम स्नान दिया जाना चाहिए, लेकिन इसका तरीका अलग होना चाहिए। बॉडी बैग पर पानी डाला जाना चाहिए जिसमें शरीर रखा गया है। बॉडी बैग खोलने या अलग कफन की किसी तरह की कोई जरूरत नहीं है। लखनऊ में लखनऊ के सैयद अयाज अहमद साहब ने इस सिलसिले में फतवा चाहा, और उन्होंने उसमें सवालात किए कि अगर कोरोना वायरस से किसी का इंतकाल होता है तो उनको कफनाने और उनको गुस्ल देने और दफनाने का क्या तरीका होगा। तो इस सिलसिले में यह फतवा फिरंगी महल से जारी किया गया कि अगर कोरोना वायरस से किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसे गुस्ल दिया जाएगा, लेकिन उसका तरीका यही है कि जिस तरीके से डॉक्टर उसको प्लास्टिक के बैग में पैक करके देंगे तो वही उसी के ऊपर बस पानी बहा दिया जाएगा और उसी पैकिंग को कफन मान लिया जाएगा, और यकीनी तौर पर नमाज जनाजा भी होगी और मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाया भी जाएगा। और जिन लोगों के जहनों में गलतफहमी है कि इससे कोई मर्ज फैलेगा तो उनको इस गलतफहमी को दूर करना चाहिए, क्योंकि WHO की गाइडलाइन इस सिलसिले में बहुत क्लियर है कि एक बार अगर इंसान मर जाता है, दफना दिया जाता है, तब फिर कोई भी वायरस या बीमारी दूसरों को नहीं लग सकती है। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।